आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। पैसा असल में बनता कैसे है? हमारा सोर्स मटेरियल इसे इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहता है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन सच तो यह है कि आज का बैंकिंग सिस्टम इतनी तेजी से पैसा बना रहा है कि पेड़ तो क्या कुछ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा पेड़ों पर नहीं उगता तो आखिर ये आ कहां से रहा है? अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारी करेंसी के पीछे सोना रखा है, पर वो सिस्टम तो कब का खत्म हो चुका है। आज हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फियाट करेंसी। इसका मतलब है इसका मूल्य किसी सोने या चांदी पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के वादे और हमारे भरोसे पर टिका है। तो फिर सवाल वही है, आज का ये पैसा, ये करेंसी आखिर बनती कैसे है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे जानबूझकर इतना उलझा हुआ बनाया गया है कि आम इंसान इसे समझ ही ना पाए। तो देखिए, इस पूरे खेल की शुरुआत होती है सरकार से। जब सरकार को अपने बड़े बड़े वादे पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो एक ऐसा वादा करती है जो असल में एक कर्ज होता है। प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले राजनेता महंगे महंगे वादे करते हैं। अब इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार अपनी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च करने का फैसला करती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए जो ट्रेजरी या खजाना होता है वो बॉन्ड जारी करके बाजार से पैसा उधार लेता है। तो ये बॉन्ड आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी उधार पत्र है, एक तरह का IOU। ये सरकार का एक पक्का वादा है कि वो उधार लिए गए पैसे को ब्याज के साथ चुकाएगी, और इस वादे की गारंटी दी जाती है भविष्य में वसूले जाने वाले टैक्स से। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सरकार इतना भारी भरकम कर्ज लेती है तो आखिर इसे चुकाता कौन है? ये बोझ किस पर पड़ता है? जवाब बहुत सीधा है, हम सब। ये कर्ज हमारी और आने वाली पीढ़ियों के टैक्स के पैसों से चुकाया जाता है। जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल कहता है, ये कुछ ऐसा है जैसे आज को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हम अपने भविष्य को गिरवी रख रहे हैं। अब आता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्सा। यहां एंट्री होती है सेंट्रल बैंक की, जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व, और यहीं से असली जादूगरी शुरू होती है। देखिए, वो बॉन्ड जो सरकार ने जारी किया था उसका सफर कैसे आगे बढ़ता है। ट्रेजरी उसकी नीलामी करती है, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक उसे खरीद लेते हैं, और फिर वो इसे थोड़े मुनाफे पर सेंट्रल बैंक को बेच देते हैं। हर स्टेप पर कोई ना कोई अपना कमीशन बना रहा है, और यहीं पे वो होता है जिसे आप जादू कह सकते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब सेंट्रल बैंक उस बॉन्ड को खरीदने के लिए चेक काटता है तो उसके खाते में असल में वो पैसा होता ही नहीं है। वो चेक लिखने का जो एक्ट है, बस उसी से पैसा बन जाता है, सचमुच हवा में से। इस तरह से जो पैसा पहली बार सिस्टम में आता है उसे एक ऑफिशियल नाम दिया गया है, बेस मनी। कह सकते हैं कि ये कागजी मुद्रा की पहली ईंट है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि पैसा बनाने का जो सबसे बड़ा खेल है वो तो अब शुरू होता है। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं कमर्शियल बैंक्स। ये सब काम करता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के सिद्धांत पर। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 100 रुपए जमा किए। अब बैंक कानून के हिसाब से उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10 रुपए, अपने पास रखता है, और बाकी के 90 रुपए वो किसी और को लोन पर दे सकता है। और जिस पल वो 90 रुपए का लोन दिया जाता है, उसी पल 90 रुपए का नया पैसा बन जाता है, बस कंप्यूटर में एक एंट्री से। और ये साइकिल यही नहीं रुकता, ये बार बार दोहराया जाता है। वो 90 रुपए जो लोन पर दिए गए थे वो घूम फिर कर किसी और के बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। फिर बैंक उसका भी 90% आगे लोन दे देता है। इसी को मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, और इसी के वजह से वो शुरू के 100 रुपए की जमा पूंजी इकोनॉमी में 1000 रुपए तक बना सकती है। और ये चार्ट देखिए, ये इस पूरी कहानी का चौंकाने वाला नतीजा दिखाता है। सोर्स मटेरियल के अनुसार हमारी इकोनॉमी में घूमने वाले कुल पैसे का 92 से 96% हिस्सा प्राइवेट कमर्शियल बैंकों द्वारा बनाया जाता है। कैसे? बस अपने कंप्यूटर में कुछ नंबर टाइप करके, लोन के रूप में। सेंट्रल बैंक तो बस 4-8% ही बनाता है। हैरान करने वाली बात है ना? तो सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? पैसा ऐसे बने या वैसे? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा पड़ता है। इसका एक सीधा और बहुत बुरा नतीजा होता है जो हम सबको झेलना पड़ता है।
इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। सोचिए, जब बाजार में पैसे की सप्लाई लगातार बढ़ती जाती है तो हर एक रुपए की कीमत अपने आप कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत की कमाई से हम समय के साथ कम से कम चीजें खरीद पाते हैं। हमारी खरीदने की ताकत, हमारी परचेजिंग पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को और करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे सिस्टम में हमारी मेहनत और हमारे टैक्स की क्या भूमिका है। हम सब दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि ये नंबर्स कमा सकें जो हमारे बैंक अकाउंट में दिखते हैं। असल में हमारा यही श्रम, हमारी यही मेहनत है जो इस पैसे को असली कीमत देती है। और फिर सरकार टैक्स के रूप में इसका एक बड़ा हिस्सा वापस ले लेती है। तो ये जो टैक्स का पैसा है, ये जाता कहाँ है? क्या ये सारा पैसा स्कूल, सड़क या देश के विकास में लगता है? सोर्स के मुताबिक इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं और ही जा रहा है। ये पैसा घूमकर वापस बॉन्ड धारकों के पास चला जाता है। किस लिए? उस राष्ट्रीय कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए। जी हां, वही कर्ज जिसने इस पूरे चक्र को शुरू किया था। ये एक ऐसा बंद गोला है जिसमें पैसा मेहनत करने वाले लोगों से निकलकर सिस्टम के मालिकों की जेब में चला जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे है कौन? आखिर कौन है वो लोग जिन्हें इस पूरी व्यवस्था से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? चलिए, अब वो सबसे अहम सवाल पूछते हैं जो इस सिस्टम के दिल में छिपे सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएगा। फेडरल रिजर्व का असली मालिक कौन है? और सच चौंकाने वाला है। हमारा सोर्स मटेरियल बताता है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व कोई सरकारी एजेंसी नहीं है। ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है और इसके मालिक हैं इसके सदस्य बैंक। और ये मालिक, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं, वो इस सिस्टम में हर कदम पर पैसा बनाते हैं। वो सरकार को दिए कर्ज के बॉन्ड फेड को बेचकर मुनाफा कमाते हैं, वो अपने रिजर्व पर ब्याज कमाते हैं, और तो और उन्हें फेड के शेयर होल्डर होने पर हर साल 6% का गारंटीड डिविडेंड भी मिलता है। ये सिस्टम उनके फायदे के लिए ही तो डिजाइन किया गया है। तो हम आज की बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोर्स का मानना है कि सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत हम लोगों की अज्ञानता है, मतलब हमारा इस बारे में ना जानना। तो जरा सोचिए, क्या होगा जब हम सब इस खेल को समझ जाएंगे? ये एक ऐसा